जादुई कशीदा या जादुई कालीन, जादुई कारपेट, चीन की लोक कथा। दक्षिणी चीन में बहुत समय पहले एक विधवा औरत अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। वह एक बुनकर थी। उसके पहले उसकी माँ और दादी भी बुनकर थी। लेकिन उन सबके पास एक स्पेशल क्वालि स्किल्स थी। यानी कि बुनकर तो बहुत लोग थे, लेकिन उनके पास एक बहुत ही विशेष स्किल थी। वो दुनिया का सबसे सुंदर कारपेट या टेपेस्ट्री बुन सकती थी। दुनिया की सबसे सुंदर टेपेस्ट्री बुन सकती थी। महीने दर महीने महीने दर महीने, दिन रात वो लगातार ही जो टेपेस्ट्री बनाने का जो होता था, हैंडलूम हैंडलूम जो होता था उस पे काम करती थी। अब उसके 2 बड़े बेटे जो शिकायत करने लगे, माँ आप दिन भर रात भर पूरे साल महीनों दर महीना कुछ ना कुछ बुनती रहती हो, लेकिन उसको बेचती नहीं हो। हम लोग आपकी देखभाल करने के लिए लकड़ी काटते काटते थक गए। क्यों ना इसे बेच दिया जाए जो भी आप बना रही हो, ताकि कुछ पैसा मिले और हमारे घर की हालत सुधरे। विधवा औरत ने जवाब दिया, मुझे इस टेपेस्ट्री को समाप्त करना ही होगा, मुझे कंप्लीट करना ही होगा, तभी इसे आप बेच सकते हैं। अब ये काम चल रहा है। लेकिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी माँ की बात को समझा, इसलिए वो अकेला ही रोज पहाड़ पर चढ़ता और पूरे घर के लिए सफिशिएंट जो है लकड़ियाँ काट कर लाता था। अपनी माँ की मदद करता था। इस तरह बात करते करते 1 साल और बीत गया। बेचारी औरत रोजाना बुनती रहती। वो हर रात जलती हुई चीड़ की टहनियों की रोशनी में बुनती थी। धुएं ने उसकी आंखों को इतना नुकसान पहुंचा दिया कि वो लाल हो गई, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी। जब टेपेस्ट्री यानी कशीदे पर उस बूढ़ी औरत के आंसू गिरने लगे, तो उसने आंसुओं को साफ बहती नदी और मछलियों के लिए एक बहुत ही साफ तालाब के तौर पर कपड़े में इंक्लूड कर लिया। उस कपड़े में इंक्लूड कर लिया। इस तरह 1 और साल बीत गया। फिर उसकी लाल आंखों से खून बहने लगा। उसने खून की आंसुओं को सूरज की जो किरणें होती है, किरणें और लाल रंग के फूलों की पंखुड़ी के रूप में कपड़े में यूज़ कर लिया। मतलब अपने खून के धब्बों को उन्होंने टेपेस्ट्री के अंदर इंक्लूड कर लिया। फिर भी वो दिन-रात बुनती रही, बुनती रही। फिर तीसरे साल के एंड में माँ अपने बेटों के पास गई और कहा, "अब मेरा काम खत्म हो गया है। अब मेरा काम खत्म हो गया है।" और उन्होंने अपने बेटों को टेपेस्ट्री यानी कशीदे को दिखाने के लिए बुलाया। उन्होंने दुनिया का सबसे सुंदर टेपेस्ट्री यानी कशीदा दिखाया। उसमें फूल तेज धूप की धारों से झिलमिला रहे थे और छोटे जानवर जादुई रूप से नाच रहे थे। ऐसा लगता था जैसे टेपेस्ट्री जीवंत हो चुकी है, यानी कि वो लाइवली हो चुकी है। अचानक जब दोनों बड़े बेटे इस बात पर बहस करने लगे कि टेपेस्ट्री कौन बेचेगा, तो पश्चिम दिशा से खिड़की में से एक बहुत तेज हवा आई और झट से दूसरे दरवाजे से टेपेस्ट्री को उड़ा ले गई। तीनों बेटे उसे पकड़ने के लिए बहुत दौड़े, लेकिन वो आसमान में बहुत ऊंची उड़ गई और थोड़ी देर में पूरब की तरफ यानी कि ईस्टर्न डायरेक्शन की जो स्काई थी उसमें गायब हो गई। मतलब वेस्ट से जो हवा आई उसने उसे उड़ा दिया और ईस्ट के आसमान में उसे गायब कर दिया। इस घटना के बाद बेचारी माँ बेहोश हो गई। इस घटना के बाद बेचारी माँ बेहोश हो गई और सबसे छोटा बेटा अ, जब उसे माँ को वापस घर ले गया, ये देखने के बाद कि उनका टेपेस्ट्री उड़ गई है, उसने माँ को छोटे से बिस्तर पे लेटाया, गरम अदरक का सूप पिलाकर उनकी हिम्मत बढ़ाई और जो दोनों बड़े बेटे थे केवल अपनी फूटी किस्मत पर ही रोते रहे। जो बड़े बेटे थे केवल अपनी फूटी किस्मत पर ही रोते रहे। जाओ, माँ ने कहा, मेरी टेपेस्ट्री लेकर आओ। माँ ने आंखें खोलते ही सबसे बड़े बेटे से रिक्वेस्ट की, वो टेपेस्ट्री मेरे लिए मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बड़ा बेटा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, क्यों लेके आऊँ मैं, क्या लेके आऊँ? लेकिन फिर भी माँ की बात उसने मान ली और ईस्ट की तरफ चल पड़ा। ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जहाँ पर जो टेपेस्ट्री उड़ी थी, चल पड़ा। उसने 1 महीने से ज़्यादा समय तक ट्रैवल किया और एंड में एक बहुत दूर में जो पहाड़ में जो एक रास्ता था, पहाड़ में एक गॉर्ज था,
उसे एक बहुत शानदार ड्रैगन का टावर दिखाई दिया। एक बहुत ही खूंखार जो है ड्रैगन जो है, वो ड्रैगन जैसा मिलने वाला आदमी उस टावर की रखवाली कर रहा था, और उसके पास एक पत्थर का घोड़ा खड़ा हुआ था। यानी पत्थर का घोड़ा जो बना हुआ था। उस गार्ड ने, जो बहुत ही खूंखार गार्ड था, उसने बुढ़िया के वो विधवा के बेटे से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? बेटे ने कहा, मैं अपनी माँ की टेपेस्ट्री खोजने के लिए जा रहा हूँ। मैं बहुत खूबसूरत टेपेस्ट्री को खोजने जा रहा हूँ, जिसे सूर्य जिसे सूर्य पर्वत की परियों ने चुराया है, ताकि वो उसकी नकल कर सकें। बड़े बेटे ने समझाया। बड़े बेटे ने कहा कि मैं उस सुंदर टेपेस्ट्री को खोजने जा रहा हूँ, जिसे सूर्य पर्वत की परियों ने चुराया है, ताकि वो उसकी नकल कर सके। "उम्म," उस खूंखार गार्ड ने कहा, टेपेस्ट्री वापस लाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। टेपेस्ट्री वापस लाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। तुम एक काम करो, सबसे पहले अपने 2 सामने दाँतों को तोड़ो और उन्हें मेरे घोड़े के मुँह में डालो। जो पत्थर का घोड़ा खड़ा है, उसके मुँह में डालो। इससे वो घोड़ा ज़िंदा हो जाएगा और फिर इन जादुई सेब को खाएगा। उसके बाद अगर तुम्हारी हिम्मत हो, तो तुम उस घोड़े पे बैठकर वो सूर्य का जो पर्वत है, उस तक घोड़े पे बैठकर सवारी कर सकते हो। उस सवारी करते समय सबसे पहले तुम्हें आग के पहाड़ से गुज़रना होगा। अगर तुम थोड़ी-सी भी शिकायत करोगे, तुम जलकर राख हो जाओगे। फिर तुम्हें बर्फ़ के बर्फ़ के समुद्र को पार करना होगा, जहाँ अगर तुमने थोड़ी-सी भी कँपकपी करी या ठंड के से कंप्लेन की, तुम बर्फ़ का एक खंभा बन जाओगे। तुम बर्फ़ का एक खंभा बन जाओगे। जैसे ही बड़े बेटे ने सुना, तो उसकी हालत ख़राब हो गई। उसका मुँह तर गया। वो समझ नहीं आया, भई कहाँ फँस गया मैं। उस खूंखार गार्ड ने बड़े बेटे को गौर से देखा और कहा, यार तुमसे नहीं हो पा रहा, तुमसे नहीं होगा। शायद तुम एक जो है ज्वेलरी का एक डब्बा ले जाना चाहो। डब्बा ले लो और वापस चले जाओ, शायद तुम ये चाहोगे। बड़े बेटे ने कहा, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं? मेरा घर का खर्चा आसानी से चल जाएगा, उस टेपेस्ट्री की ज़रूरत क्या होगी? वैसे भी उसे हम बेचकर पैसा कमाने वाले थे। अगर तुम मुझे ज्वेलरी का डब्बा दे दो, वापस चला जाऊँगा, मेरी समस्या सॉल्व। फिर गार्ड ने उसे एक शानदार ज्वेलरी का डब्बा दिखाया। बड़े बेटे ने वो डब्बा लिया और बिना कुछ पूछे बगैर वहाँ से चलता बना। घर के रास्ते में बड़े बेटे ने सोचा, यार ये बहुत ही जो है वैल्यूएबल जो है ज्वेलरी है। मैं इसे अपने परिवार के साथ क्यों बाँटूँ? मैं दूसरों को साथ क्यों शेयर करूँ? और इसलिए वो घर नहीं गया, उसके जो अपने वो एक शहर गया और उसने सारे के सारे ज्वेलरी जो है खुद ही रख लिए। मतलब वो घर गया ही। माँ ने जो है बहुत पेशेंस से अपने बेटे का इंतज़ार किया और बड़े बड़े बेटे का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन वो जब नहीं लौटा, तो माँ की आँखों से आँसू निकल गए। उन्होंने अपने दूसरे बेटे से जाकर टेपेस्ट्री खोजने की रिक्वेस्ट की। दूसरा बेटा भी जो था वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, पर बाकी बात मानते हुए चल पड़ा ईस्टर्न डायरेक्शन में। वो भी 1 महीने तक चलता रहा और एक पहाड़ की गॉर्ज में जो ड्रैगन का टावर था, वहाँ पहुँचा और उसकी मुलाकात फिर से वो जो खूंखार गार्ड था उससे हुई। बहुत ही भयंकर से दिखने वाला गार्ड से हुई। गार्ड ने उसे भी वही तरीका बताया कि पहले तुम अपने दाँत तोड़ो, फिर जो है मेरा जो घोड़ा है वो उन दाँत मैं पहले अपने दाँत तोड़ो, उन दाँतों को जो है घोड़े के मुँह में डालो, घोड़ा मेरे जादुई सेब को खाएगा, फिर तुम सूर्य पर्वत की तरफ निकल सकते हो। लेकिन जो दूसरा भाई था बीच का, वो भी डर गया। जब जब जो सिक्योरिटी जो गार्ड था उसने यात्रा की कहानी सुनाई, कैसे आपको आग के पहाड़ से निकलना पड़ेगा या जब बर्फ के समुद्र से जाना पड़ेगा, तो उसने भी बड़े भाई की तरह जो है एक जो सोने का जो ज्वेलरी का जो बॉक्स था वो गार्ड से ले लिया और चलता बना। वो भी यही सोचता रहा कि भाई जो मुझे पैसा मिला है, ज्वेलरी मिली है, मैं सबसे शेयर क्यों करूँ? वो भी ऐसा कहकर दूसरे किसी शहर में चला गया। अब जो विधवा माँ थी उन्होंने बेसब्री से, बहुत पेशेंस से अपने दूसरे बेटे का भी इंतज़ार किया, लेकिन वो जब टेपेस्ट्री के साथ नहीं लौटा, तो रो-रो कर अंधी हो गई। सबसे छोटा बेटा रोने लगा, माँ के साथ-साथ और कहा, "मुझे जाने दो माँ, मैं तुम्हारी टेपेस्ट्री वापस लेकर आऊँगा, वादा करता हूँ।" अंत में अंधी माँ ने अपनी परमिशन दे दी कि जाओ बेटा लेकर आओ।
छोटे बेटे ने वही यात्रा की ईस्टर्न डायरेक्शन में। वह भी वह भी जो है ड्रैगन के टावर तक पहुंचा, और जो खूंखार जो दिखने वाला गार्ड था, उससे उसकी मुलाकात हुई। उसने सबसे छोटे बेटे को गौर से देखा और कहा, देखो, तुम्हारे दोनों भाइयों ने ज्वेलरी का एक एक डिब्बा पसंद किया है और वो वहां से चले गए। क्या तुम भी वापस जाना चाहोगे ज्वेलरी के डब्बे के साथ? बेटे ने कहा, नहीं नहीं, मैंने वहां से टेपेस्ट्री लाने का वादा किया है, और इसलिए मैं उसे लेने जाऊंगा। फिर सबसे छोटे बेटे ने अपने सामने के दो दांतों को तोड़ा और उन्हें घोड़े के मुंह में डाल दिया। उसने पत्थर से अपने दोनों दांतों को तोड़ा और घोड़े के मुंह में डाल दिया। पत्थर का जो घोड़ा था वो जीवित उठ रहा, उस पर जान आ गई। उसने जादुई सेब खा लिए। घोड़े ने सिर उठाया, और जो छोटा बेटा है वो जो है घोड़े पर बैठ गया। सबसे छोटे बेटे ने घोड़े की पीठ पर थपथपाई, और घोड़ा जो ईस्टर्न डायरेक्शन में दौड़ पड़ा। बहुत तेज से दौड़ रहा था, तो छोटे बेटे ने घोड़े को कसकर पकड़ लिया। वे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से उड़े, ऊपर और नीचे, पहाड़ की चोटियों पर या कि टॉप पे नहीं रुके। वो आग के पहाड़ पर भी आए। सबसे छोटे बेटे ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और बहादुर से पहाड़ पर चढ़ गए। उसके चारों ओर आग की जो है लपटें उठ पड़ी, लेकिन उसने जो है अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कोई आवाज नहीं की। बिल्कुल नहीं डरा। वो बिल्कुल नहीं डरा, और उन्होंने जो है आग का जो पहाड़ था उसको पार कर लिया। वो बर्फ के जो समुद्र पे आए, वहां बर्फ के साथ ठंडी लहरें उठी और उस पर टूट पड़ी। वो कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहा था और दर्द से करा भी रहा था। लेकिन उसने अपने घोड़े की जो जो ना घोड़े का जो तागा है जिससे घोड़े को पकड़ते हैं उसको थामे रखा, और बिल्कुल डर नहीं दिखाया। तो वो बर्फ का खंभा नहीं बना। बर्फ का खंभा नहीं बना। और उसकी निडरता को देखकर, उसका जो ब्रेवरी को देखकर जो है, जो बर्फ की लहरें थी, पानी की लहरें थी, पीछे हट गई, और वो दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। उसके सामने सूर्य का जो पर्वत है वो आ गया। तेज धूप में हर तरफ जो है फूल उगे हुए थे, और पहाड़ का जो टॉप था, उस पे एक खूबसूरत महल था। और वहां से एक बहुत ही म्यूजिकल जो है लाफ्टर सुनाई दे रही थी। लोग हंस रहे थे। सबसे छोटे बेटे ने अपने घोड़े को आगे उड़ाया। वो हवा में उछलते उछलते गया और ठीक महल के गेट पर आ गया। ठीक महल पर गेट पे आ गया। सबसे छोटा एक बड़े हॉल में टेपेस्ट्री को खोजने के लिए महल में आया। मतलब उसने महल में एंट्री ली, और माँ की बनाई हुई टेपेस्ट्री खोजते खोजते महल के अंदर आ गया। वो जो सूर्य देवता का महल था उसके अंदर आ गया। हॉल के सेंटर में उसकी माँ की टेपेस्ट्री टंगी हुई थी, और टेपेस्ट्री के चारों ओर अपने अपने जो हैंडलूम थे, उन पर सुंदर परी राजकुमार बैठी थी, और वो काम कर रही थी। मतलब वो हैंडलूम पे बुन रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि मतलब वो टेपेस्ट्री की नकल कर रही थी। टेपेस्ट्री की वो नकल कर रही थी, और बहुत बिजी थी। सबसे छोटे बेटे ने चुपचाप उनके पास जाकर कहा, मैं अपनी माँ की टेपेस्ट्री वापस लेने के लिए आया हूँ, मुझे वापस दे दो। परिया जो है उसको आता देखकर चौंक गई, उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई, और उस उन्होंने उस किसान के लड़के से, यानी विधवा माँ के बेटे, सबसे छोटे बेटे से जिद की कि भाई, इसे लेके मत जाओ, इसे लेके मत जाओ। रिक्वेस्ट की कि भाई इसे लेके मत जाओ। फिर सबसे जो लाल कलर की जो ड्रेस थी, उसमें सबसे सुंदर परी आगे बढ़ी। जो सबसे खूबसूरत परी थी, लाल कलर की जो ड्रेस पहनी हुई थी, वो आगे बढ़ी। आ, सबसे छोटे बेटे ने उसकी आंखों में देखा और रिक्वेस्ट की कि वो हमेशा के लिए सूर्य पर्वत पर रह जाए। वो हमेशा से सूर्य पर्वत पर रह जाए, मतलब कि अ, वो चाहता था कि परियां सूर्य पर्वत पर ही रह जाए। और उस परी ने छोटे बेटे को आंखों में देखकर कहा, एक काम करो कृपया, यानी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपकी माँ की तरह ही अपनी टेपेस्ट्री बुन रहे हैं। हमें आज रात तक की मोहलत दो, हमें आज रात तक का टाइम दो। हम टेपेस्ट्री की बुनाई आज खत्म कर लेंगे, और आप सुबह जो है टेपेस्ट्री अपनी माँ के पास ले जाना। छोटे बेटे ने कहा, ठीक है भाई, मैं इतनी दूर की यात्रा करके आऊँ, एक रात और सही। अ, छोटे बेटे को
थैंक यू बोलने के लिए परियों ने उसे बहुत ही खूब अच्छे से खाना खिलाया, एक दावत दी। फिर जब वो सो रहा था तो उन्होंने एक चमकदार मोती लटकाया, जो किसी भी दीपक से बहुत ज़्यादा शाइन करता था, बहुत ज़्यादा चमकीला था। उसके बाद जो है परियां अपने काम करने के लिए अपने-अपने हैंडलों पर फिर से बैठ गईं। छोटा बेटा छोटा बेटा था जो है सुबह उठा, सनराइज़ से पहले उठ गया। तब तक सारी जो परियां थी चली गई थी, लेकिन उसकी माँ की जो टेपेस्ट्री थी बड़े प्यार से फ़ोल्ड करते हुए चमकते मोती के नीचे उसका इंतज़ार कर रही थी। मतलब परियों ने उसकी माँ की टेपेस्ट्री को फ़ोल्ड करके चमकते जो मोती था, जो शाइन कर रहा था उसके नीचे रख दिया था। लड़का सुंदर परी को पसंद करने लग गया था और वो चाहता था कि सुंदर परी के साथ वहीं रह जाए, लेकिन उसने टेपेस्ट्री उठाई और महल से निकल पड़ा। वो अपने घोड़े पे चढ़ गया और अपने बगल में उसने टेपेस्ट्री को रख लिया, दबा लिया और सरपट दौड़ पड़ा। उसने दोबारा से बर्फ के जो समुद्र को पार किया, आग और आग के पहाड़ को भी पार कर लिया। उसने कोई भी डर नहीं दिखाया और वो ऐसा करके वापस वापस ड्रैगन टावर पर उस भयानक जो गार्ड है उसके पास पहुँच गया। उस गार्ड ने उसका स्वागत किया और कहा कि भई तुम घोड़े से उतर जाओ। अब जो है जैसे ही बेटा घोड़े से उतरा, उस गार्ड ने घोड़े के अंदर से उस छोटे बेटे के दाँत निकाल के उसे वापस दे दिए और उसके मुँह में वापस फिट कर दिए। तो घोड़ा जो है वापस जो है पत्थर में बदल गया। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, "तुम एक काम करो, तुम्हें जूते पहन लो। तुम्हें जूते पहन लो, इनको पहनकर तुम सेफ़ली जो है घर पहुँच जाओगे।" सबसे छोटे बेटे ने जूते पहने और तुरंत खुद को हवा में उड़ते हुए महसूस किया और जैसे कि उसके पंख लगे हों, उड़ रहा हो, चिड़ियाओं की तरह, पक्षियों की तरह और वो घर पहुँच गया। वो सामने के दरवाज़े से तेज़ी से अंदर गया और वहाँ उसने अपनी माँ को बिस्तर पर लिटा पाया। उसने माँ को बिस्तर से उठाया और उन्हें बाहर ले गया और उसने घास पर जो जादुई टेपेस्ट्री थी उसको बिछा दिया। टेपेस्ट्री को देखकर माँ की आँखों में खुशी के आँसू झलक पड़े और चमकदार जो टेपेस्ट्री थी जहाँ पे जो 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 मोती की रोशनी से माँ की आँखें ठीक हो गई। माँ की आँखें ठीक हो गई। अचानक टेपेस्ट्री में से एक बहुत ही खुशबूदार हवा बहने लगी। हवा आने लगी मतलब स्मेल आने लगी, मतलब बढ़िया परफ्यूम टाइप। और वो फिर टेपेस्ट्री बहुत ही बड़ी चौड़ी हुई और एंड में उसने माँ और बेटे दोनों को घेर लिया। टेपेस्ट्री में जो 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 जानवर बने हुए थे उनमें जान आ गई और टेपेस्ट्री के बने फूल हवा में लहराने लगे। खरगोश, बछड़े और जितने भी उसमें जानवर थे वो घास के अंदर बाहर कूदने लगे और फूलों में खेलने लगे। मतलब टेपेस्ट्री बहुत बड़ी होगी गार्डन की फॉर्म में और जो उसके अंदर जानवर थे जो वो खेलने लगे और जो पौधे थे उनके फूल आने लगे। तो रियलिटी में कन्वर्ट होगी। उसके आस-पास का नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि माँ ने टेपेस्ट्री में था, सिवाय एक बात के। जो लाल रंग की जो कपड़े पहने हुए सुंदर परी भी वहाँ पे थी। लाल रंग की कपड़े पहने हुए सुंदर राजकुमारी भी वहीं थी। उसने उस रात तो महल में गुपचुप तरीके से टेपेस्ट्री में खुद को बुन लिया था। वो उस लड़की की बहादुरी से बहुत खुश थी और वो उस लड़की के साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहती थी। तो उसने अपने आप को जो टेपेस्ट्री में बुन लिया और अब वो फूलों के बीच खड़ी थी और इसके बाद उस परी राजकुमारी ने छोटे बेटे से शादी कर ली और वो पूरा जो छोटा बेटा परी राजकुमारी और उसकी बूढ़ी माँ खुशी से रहने लगे और वो आज भी टेपेस्ट्री जो है कहीं एग्ज़िस्ट करती है और उसमें पशु-पक्षी खेल रहे हैं और जो पेड़ है बड़े-बड़े उग रहे हैं और खुशबूदार हवा बह रही है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।